ॐ श्री गणेशाय नमः। नमः शंसकृताय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवैद्यां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीवी यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, कल्याण मस्तु कल्याण मस्तु। सभी लोगों का कल्याण हुए, सभी लोग ऊपर माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे, सभी लोग नित्य उन्नति करें। बाबा विश्वनाथ जी सभी लोगों को सतपथ पे ले चलते रहें। चलिए, तो आज हम सभी लोग एक मॉडल पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं और इसमें जो है पहले पैसेज दिया गया है। पहले पैसेज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, सबसे जो पहला पैसेज है, पैसेज को पढ़िए, जल्दी पढ़िए, समझ करके आगे बढ़िए। तो अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखन्तु। नीचे दिए गए जो गद्यांश है उसको पढ़िए, पढ़ कर करके जो निर्देशित किया गया उसके अनुसार जो सही उसका ऑप्शन हो उसको उत्तर करें, जो सबसे सटीक हो। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन यहाँ पर, मानव जीवनस्य साफल्यं त्यागेन एव भवितुर्महति न तो भोगेन। पाश्चात्या संस्कृतिः सर्वदा उपयोग संस्कृतिः सर्वान् भोगमेव शिक्षयति। भारतीया संस्कृतिस्तु सर्वथा आध्यात्मिकी भोगस्थाने योगमेव शिक्षयति। पाश्चात्या सभ्यता खलु परेषां भागं पहर्तुमपि संकोचं न अनुभवन्ति। भारतीय सभ्यता पुनः परेषां उपकाराय निजस्वार्थान् त्यक्तुं प्रेरयति। त्यागो हि अस्याः एको महामन्त्रः येन विश्वकल्याणं भवितुर्महति। भारतीया हि संस्कृतिः परेषां कल्याणं मनुते परेषां कार्यसिद्धये स्वकीय स्वार्थ त्यागः करणीयः इति उपदिशति। इयमेव त्यागभावना गीतायामपि प्रकटिता। वैदिक महर्षिभिस्तु बहुकालं पूर्वमेव त्यागस्य महिमा उद्घोषितः। तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कश्यस्विद धनम्, मा गृधः कश्यस्विद धनम्। कर रहे हैं। कितने लोग इसको पढ़कर करके पूरी बात को समझ पाए, एक बार हमको बताइएगा। ठीक, सभी लोगों को नमस्कार। ये हमको लगता है कि कोई एकदम जान पहचान वाला है और एकदम जैसा हम लोग प्रयोग करते हैं उसी में गुड मॉर्निंग, गुड संध्या, गुड दोपहरिया भी कर लेता है। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर देते तो ज़्यादा सही रहता, ताकि सभी लोग, जो लोग छूटे पड़े लोग हैं, सभी लोग चले आते और उसके बाद हम सभी लोग क्लास को आगे बढ़ाते। ठीक है, तो जितने भी सभी लोग हैं, सभी लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए एक बार लिंक को ग्रुप में। और जितने भी लोग हैं सभी लोग शेयर करें। बहुत सही, बहुत अच्छा। तो चलिए, हम सभी लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे, समझेंगे, एक एक कर करके हम लोग समझते हुए आगे की ओर निकलेंगे। क्वेश्चन है, बढ़िया है। थोड़ा सा 1 मिनट स्टार्ट करने बस केवल समय लगता है, उसके बाद तो फिर हम लोग आगे चल ही चलेंगे। चलिए, बढ़िया है। तो मानव जीवन से साफल्यम त्यागेन एव भवितुर्महति न तु भोगेन। कह रहे हैं मानव जीवन का सफलता जो है त्याग में ही है, त्याग से ही होता है।
भोग से नहीं होता है। रामचंद्र जी को देख लीजिए, एक अयोध्या थी कि उसको रामचंद्र जी कह रहे हैं हम नहीं राजा बनेंगे, भरत जी कह रहे हैं हम नहीं राजा बनेंगे, वो इधर है वो इधर, मतलब बस ये पाला वो पाला जा रहा था। एक कुरुक्षेत्र था जहां पर ये कह रहे थे हम नहीं छोड़ेंगे, वो कह रहे थे हम 1 इंच नहीं, हम एक सुई के नोक के बराबर नहीं हटेंगे। तो ये दोनों दो घटनाएं हमको गजब का लगता है। वैसे ही हमें कहें कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा जीवन है, या मानव का जो जीवन है वह किस पर होना चाहिए? त्याग पर ही, ठीक है, होता है, भोग से नहीं। पाश्चात्य संस्कृति ही सर्वथा उपभोग संस्कृति ही सर्वान भोगमेव शिक्षयति। न कह रहे हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो पश्चिम देशों की संस्कृति, वो पूर्णतया भोग रूपी है और सभी लोगों से को वह भोग का ही शिक्षा देती है, जबकि हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति तो सर्वथा आध्यात्मिक ही, सभी हर तरीके से देखा जाए तो आध्यात्मिक ही है। भोग के स्थान पर योग का शिक्षा देती है, अर्थात भोग नहीं बल्कि योग ये जरूरी है, ऐसा बताती है। जबकि पाश्चात्य सभ्यता, ये पाश्चात्य क्या है जानते हैं क्या है? ये जो हमारा इंडिया है, इस इधर से इधर पूर्व हो जाता है, इधर पश्चिम, तो ये जो इंग्लैंड अमेरिका ये सब ऐसा है, वो लोग बात करते हैं कि हमारे पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता वाले। हालांकि पाश्चात्य का मतलब होता है बहुत पुरानी, पौराणिक से संबंधित भी लोग ले लेते हैं। फिलहाल पाश्चात्य जो ऐसे कहो कि जो पश्चिमी वाले हैं पाश्चात्य सभ्यता, या ये लोग जो आए थे कुछ दिन पहले हमारे यहाँ, तो उसमें भी वो लोग यही सोच रहे थे। खलु परेशान भागम परमहत संकोचम न अनुभवंती, कर रहे हैं कि जो ये लोगों की जो पाश्चात्य सभ्यता है ना, पाश्चात्य सभ्यता के लोग भोग करने में ही केवल विश्वास करते हैं, वह किसी के साथ में कोई संकोच नहीं, बस उनका जो है क्या होता है कि उनका टारगेट अपना पूरा होना चाहिए। जबकि भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो पुनः परेशान उपाकाराय निस्वार्थान त्यक्त प्रेरयति, माने क्या होता है कि दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए ये लोग हम लोग कार्य करते हैं, निज के स्वार्थ का निज स्वार्थान त्यक्त प्रेरयति, अपना जो स्वार्थ है उसको लेकर के हम लोग नहीं चलते हैं, अपने स्वार्थ को छोड़ कर करके दूसरे का लाभ किसमें हो रहा है, दूसरे का कल्याण, मतलब दूसरे का इसमें हेल्प हो, वो हम लोग करते हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, यह त्यागो ही अस्याह एको महामंत्र येन विश्व कल्याणम भवितुर्महति, करें त्याग ही एक महामंत्र है जिससे विश्व कल्याण होता है या हो सकता है। भारतीय ही संस्कृति ही परेशान कल्याण मनुते, परेशान कार्य सिद्धे स्वकीय स्वार्थ त्याग करणीय इति उपदिशति। भारतीय संस्कृति ही है जो दूसरे को कल्याण करने के लिए प्रेरित करती है, दूसरे को कल्याण करने में ही अपना कर्म मानती है, दूसरे को कष्ट न पहुंचाए, दूसरे कार्य सिद्धि हो और अपना उसमें स्वार्थ न हो, अर्थात स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, ऐसा यह उपदेश हमारी भारतीय संस्कृति देती है। इयमेव त्याग भावना गीतायामपि, यही जो है हमारी जो त्याग की भावना गीता में भी बताई गई है, इससे भी प्रकट होता है। यही वैदिक महर्षि विष्णु का बहुकालम पूर्व में त्यागस्य महिमा उद्घोषित है। वैदिक ऋषि जो थे, जो वेद वाले ऋषि थे, ये बहुत पहले ही ऐसा वो लोग बोले हैं कि मतलब त्याग में क्या है ना, तो उसके लिए एक लाइन है क्या कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत अतेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृदः कश्यश्विद्धनम। ध्यान सुनिएगा, पूरी दोनों लाइन हम यहाँ पर बता दिए हैं आप लोगों को, ठीक। क्या क्या है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माम गृदः कश्यश्विद्धनम। कितने लोग इसका अर्थ समझ पा रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं? जो लोग समझ पा रहे हैं वो बिल्कुल अपना उत्तर जो है जरूर दें, थोड़े से हिंट में, कि इसका जो मूल लाइन है आप केवल उसी का भी अर्थ अगर आप बताएं तो भी बहुत अच्छा, खुशी होगी। तो आप जरूर बताइएगा, ठीक, यही बताइएगा, ठीक है, जरूर बताइए। सभी लोग, जितने लोग भी इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ये जरूर हमको बताएं। उसके बाद तो फिर हम आगे की ओर चलें। एक बार थोड़ा सा सबका चैट देख लेते हैं, ज्यादा सही रहता। एग्जाम किसका कब है यार चलो ठीक है, जब सभी लोग अपने एग्जाम को भी ध्यान में रखते चलें, बहुत अच्छा, बात करते चलो, गाते चलो। चलिए, तो क्या है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृदः कश्यश्विद्धनम। जिसका मतलब हम ये कहें कि जड़ चेतन
जो जड़ है, जो चेतन है, ऐसे प्राणी, यह समस्त सृष्टि परमात्मा से व्याप्त है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। ठीक, यह समस्त सृष्टि किससे व्याप्त है? परमात्मा से व्याप्त है। मनुष्य इसके पदार्थों का आवश्यकता अनुसार भोग करे, परंतु तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृध कश्चित धनम, यह सब मेरा नहीं है, भाव के साथ उनका संग्रह करे। अर्थात ईशा, ईशा मतलब यहाँ क्या? शक्तिवान, मतलब भगवान ना, इसके द्वारा ये सब कुछ बनाया गया है। तेन त्यक्तेन माने उसे त्यागे हुए से, उसे त्यागे हुए का क्या मतलब है? उसे त्यागे हुए का मतलब है कि त्यागते हुए, भुंजीथा माने भोग कर, ऐसा करें। मागृध चाहत मत कर, लोभ मत कर, कश्चित मतलब किसका है? धन मतलब धन। तो क्या मिला? तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृध कश्चित धनम, अर्थात भाव के साथ उनका संग्रह ना करें, बल्कि उसका जो है आवश्यकता अनुसार जो जितना चाहिए, जो जिस मात्रा में हो, उसको उसका भोग करें। ठीक, चलिए, बहुत सही, बहुत सही, नारायण। तो कह रहे हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता इति वचनम कुत्र लिखितम मस्ति, कहाँ लिखा गया है? यह प्रश्न संख्या पहला, इसमें आप बताइएगा कि यह वेद में लिखा गया है, महाभारत में लिखा गया है, रामायण में लिखा गया है, गीता में लिखा गया है, या वेद में लिखा गया? किसमें लिखा गया है? वेद में। वैदिक है, क्योंकि यहाँ पहले ही बताया गया था कि वैदिक महर्षि मतलब वेदों में ही लिखे होंगे, इतना उससे थोड़ा सा हिंट लिया जा सकता था। प्रत्यय रहितम पदम अस्ति, प्रत्यय रहित पद है। संस्कृति ही करणीया त्यक्तुम, या फिर एक एक, तो संस्कृति में भी है, करणीया में भी है, तुमुन इसमें भी है, तो सब में है, अर्थात एक लगा दो। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महामंत्र इत्यत्र समासः अस्ति। देखो, समास या प्रत्यय या उपसर्ग वो इसी तरीके से पैसेज में आता है। ठीक है, हाँ, सबका एक दिन रहता तो ज्यादा सही रहता है, बात तो सही है। लंबा लंबा सेंटर भेजा है क्या? दूर दूर? चलिए, जिसका पहले होता बढ़िया हो जाता है। महामंत्र इत्यत्र समासः अस्ति, महामंत्र इसका समास है का बहुव्रीहि, तत्पुरुषः, कर्मधारयः, या फिर द्वंद्वः। क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं क्या होगा? मंत्र कैसा? महान मंत्र हो तो क्या हो जाना चाहिए? कर्मधारय। ठीक, बिल्कुल सही होना चाहिए, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। उपसर्ग रहित पदम अस्ति, इसमें किसमें उपसर्ग नहीं है ये बताओ। अच्छा, एक और दिक्कत इसमें आएगी कि सभी लोगों का चूंकि पेपर मिलेगा नहीं, इसलिए उसको करना भी थोड़ा कठिन रहेगा, और पेपर पता नहीं बाद में शायद डाउनलोड वगैरह करने का ऑप्शन आएगा तो आएगा ना। चलिए, जौनपुर से बनारस आया तो बहुत ज्यादा दूर तो नहीं आया है, बनारस में आ जाइए। अच्छा अच्छा, दूर दूर नहीं देना चाहिए। बनारस में किसका गया है और किस किस विद्यालय में गया है, थोड़ा जरूर बताना। उपसर्ग रहित पदम अस्ति, उपसर्ग रहित पद है। उपदिशति, संस्कृति, उद्घोषित, बहुकालम। प्रश्न संख्या 4 कौन सा होगा? उपसर्ग रहित, तो उप है, सम है, उत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी में उपसर्ग नहीं लगा है। हमारे यहाँ जो उपसर्ग है संस्कृत में कितने होते हैं? वही 22, प्र, पराप, समनीय, अनुगाव, निस्दिर, दुस्दुर, वियांग, ये वाले, तो उसमें वो नहीं था। वैदिक महर्षि भी ही इत्यत्र का विभक्ति भी, अगर याद होगा तो पता चल जाएगा। चलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून नारायण। प्रश्न का उत्तर बताते चलो आप सभी लोग, और वाराणसी वालों का जितना सेंटर होगा वो बताते थे किस विद्यालय में पढ़ा है। वैदिक महर्षि भी अभी, हालांकि विद्यालय नहीं आया है ना अभी, शायद सेंटर का नाम नहीं आया है। हाँ हाँ, अभी सेंटर का नाम नहीं आया है। आपके बाबू का गया है? छोना बाबू का गया है क्या? 17 को है, आराम से करते रहिए, पुराने वीडियोस देखते रहिए, हो जाएगा, हड़बड़ाइएगा मत परीक्षा में भी। इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 5वें में इसमें हो जाएगा तृतीया, ये जो महर्षि भी ही है केवल इसी से पकड़ में आ जाएगा कि यह तृतीया बहुवचन में दिया गया है। नेक्स्ट बताओ, त्याग, त्याग इसका जो है इसमें लिंग बताओ क्या होगा? त्याग, प्रश्न संख्या 6 बताओ। त्याग, त्याग ध्यान देना, राम की तरह है, पुलिंग में बताना। ठीक है, क्या बताओगे? पुलिंग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर एक श्लोक है कि अधमाह अधमाह धनमिच्छन्ति अधनमानञ्च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम। ध्यान सुनो, अधमाह धनमिच्छन्ति अधनमानञ्च मध्यमा उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम। वरमेको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमोहान्ति न च तारा गणोऽपि सः। इसका सुनते ही कितने लोगों को इसका अर्थ पता चला? ठीक, कितने लोगों का पता चल गया इसमें ना? चलिए देखते हैं हम लोग, और सभी लोग जो है करते रहे, ध्यान आराम से करेंगे तभी हो पाएगा, इधर उधर घबराओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। एकश्चन्द्रस्तमो, पहले इसका अर्थ बता दें। अधमा धनमिच्छन्ति, जो देखो यहाँ पर पुरुषों की तीन ग्रेड बताई गई है, एक है अधम, एक मध्यम और एक उत्तम। करें अधमा धनमिच्छन्ति, अधम लोग जो सबसे नीचे वाले होते हैं वे धन की इच्छा करते हैं। धन और मान, धन मानंच मध्यमा, ये जो मध्यम लोग होते हैं धन और मान सम्मान इन दोनों की चिंता करते हैं, इन दोनों की इच्छा करते हैं, इनको दोनों चाहिए होता है। उत्तमाः मानमिच्छन्ति, जो उत्तम जन होते हैं वो केवल मान सम्मान के लिए जीते हैं, ये केवल ये क्या करते हैं, मान की इच्छा रखते हैं, मान मतलब सम्मान की इच्छा रखते हैं ना। इनके लिए मान सम्मान ही है जो वही क्या है, सबसे बड़ा महान धन है ना। मानो ही महताम धनम। फिर क्या है, वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि और एकश्चन्द्रस्तमोहान्ति न च तारा गणोऽपि सः। करें तमोहंति, तमो मतलब अंधकार को मारने वाला एक ही चंद्रमा पर्याप्त है, हजारों तारों से कोई मतलब नहीं होने वाला। ठीक उसी तरीके से कह रहे हैं कि एक ही पुत्र रहे लेकिन गुणी पुत्र रहे, ये सब सही है, लेकिन एक की जगह 100 पुत्र रहे और 100 मूर्ख रहे, ये बेकार है ना। अर्थात 100 मूर्ख से अच्छा एक ही पुत्र रहे, सही पुत्र रहे, गुणी पुत्र रहे, ये सही है। 1000 हजारों तारों से कोई मतलब नहीं, एक ही तारा रहे या एक ही रहे, चंद्रमा सही, हमारा चंद्रमा ही रहे, वही पर्याप्त है अंधकार को मारने भर का। करें एकश्चन्द्रस्तमो इत्यत्र कह संधि, एकश्चंद्र इसको पकड़ लोगे तो काम बन जाएगा। बताओ, चलिए तो इस प्रश्न संख्या 7 में उत्तर आप सभी लोगों ने क्या कर दिया, विसर्ग संधि। बहुत सही। एकह जो होता है, यही एकह का विसर्ग का सकार और सकार का फिर चकार के योग में चुनाशो सूत्र से इस शकार में बदल गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें बताओ, न च मूर्ख शतान्यपि इत्यत्र शतान इत्यस्य स्थाने शुद्धम स्यात्। इसमें अब देखो यहाँ पे केवल क्या है कि मूर्ख के साथ में शतान्यपि, अब इसको अलग कर करके बताना है कि शतानी को अगर हम ऐसे हटाएं तो इस शुद्ध में क्या होना चाहिए, जबकि बहुत ज्यादा इसमें आपको लड़ाना नहीं है, बस दिमाग लगाना है कि 100 को क्या कह सकते हो। सते शतम शता शताम क्या कहोगे, ये बताओ। सभी लोग उत्तर भी बताते चलो, ऊपर बताते चलो, अभी से सुपर हो गया। हाँ बिल्कुल सर, करके बिल्कुल आओ। आप ही तो हो जो हमेशा बिना बताए शेयर कर देते हो, ठीक। और तो सभी लोग केवल क्या बताएं, शतम होता है, क्या होता है, शतम, सत्य नहीं शतम, ठीक है। हंति, बहुत सही। इत्यत्र किम वचनम, हंति बताओ, देखने से क्या लगता है, होता क्या है, इसको सही बताना। हंति, इसका ये बताओ किस वचन में है। लोगों को लगता है गच्छन्ति, पठन्ति, इसी तरीके से हंति बहुवचन में लगाएंगे लेकिन गलत हो जाएगा। ध्यान देना, यह एक वचन में है, ठीक। और एक होता है घनांति, ठीक। तो इसको भी आप पढ़ लेना अच्छे से कि यह किस में होता है। अब कोई कहेगा कहाँ खोजेंगे, जब जाओगे ना, जब हम धातु का पढ़ोगे तो मिल जाएगा। थोड़ा किताब वगैरह खोला करो, केवल जंगल चोरों की तरह ना बैठा करो, ठीक। जो कुछ काम करते हैं वहीं आगे चलते हैं। गुणी पद से विलोम पदम किम, गुणी पद का विलोम पद क्या होगा, गुणी का। यहाँ पर जो है ना देखो, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण ना। तो यह निर्गुणी ऐसा लगता है गुणी निर्गुणी, लेकिन एक सगुण निर्गुण, इस तरीके से यहाँ पे ऐसा कहा गया है। अच्छा, सगुणी तो निर्गुणी, तो सगुण तो निर्गुण होना चाहिए था ऐसा ना। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर देते वक्त में थोड़ा समझ के देना, क्योंकि ये बहुत ही बारीक इसमें अंतर दे करके ये लोग बता रहे हैं ना। तो जबकि हमको लगता था गुणी का निर्गुणी लगा दो ना, गुणी और निर्गुणी
लेकिन सगुणः निर्गुणः ऐसा होना चाहिए था। गुणः, अब इसमें से क्या होना चाहिए? हमको तो ए वाले पर इतना ज्यादा विश्वास, मतलब सॉरी, ए वाले पर लग रहा था कि ए वाले कटा नहीं है, ए वाले को लग रहा था कि गुणी तो निर्गुणी, सगुणी निर्गुणी। अब इसमें सस्पेंशन आ जाता है कि इसमें इनके अनुसार से क्या होगा, इनके हिसाब से इसमें क्या क्या लगाओगे विलोम, शुद्ध क्या बनना चाहिए। तो अब जबकि होना चाहिए सगुण निर्गुण, तो गुणी को सगुण कहा जाता है, मतलब जिसके पास गुण हो वही वही क्या है, गुणी। तो अब जिसके पास गुण हो यह गुणी, तो इसी को कहते हैं, अर्थात गुण के साथ था सगुण, तो सगुण को कर दिया निर्गुण के साथ में। हम सोचे गुणी का निर्गुणी ऐसा, लेकिन ऐसा ये कहना सही नहीं है ना, तो निर्गुण करेक्ट करना। प्रश्न संख्या 10 का सी, थोड़ा सा फिर से दिमाग शांत करके देख लो, बहुत मतलब इसमें समझ में नहीं आएगा कि गुणी का निर्गुणी लगाएं कि निर्गुण, हालांकि ये दोनों तो कट हो जाएंगे, निर्गुण लगाएं या निर्गुणी, तो निर्गुण सही है, निर्गुण को लगाओ, निर्गुणी न लगाना। जबकि ऐसा लग रहा था कि गुणी का लगा देते तो काम बन जाता। मानो ही महताम धनम, रेखांकित पदे का विभक्ति है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पहले रेखांकित किस में होना चाहिए, तो रेखांकित इसके हिसाब से महताम में होना चाहिए। तो महताम में बताओ कौन सी विभक्ति बनेगी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। किसी का गलत होगा तो विभक्ति में ही चल के गलत होगा ना, हमको मालूम है। महान धन, महताम धनम, ठीक, महान धन। तो अब यहाँ पर कैसा धन, महान धन, ऐसा बात करें ना, मानो ही महताम धनम, तो के लिए वाला नहीं देगा, ये भी मत लगाना। अब इन दोनों में क्या होना चाहिए, तो षष्ठी में लगाओ महताम, ठीक, षष्ठी में होगा। प्रश्न संख्या 11, 11 का षष्ठी, जहां तक हमको मालूम है षष्ठी ही होना चाहिए। और पूरा रूप देख लो, रटो पूरा, कहाँ कौन रटता है, कुछ ज्ञान कुछ समझ इससे भी चलता है। क्या बताना है, सगुड़ा का सगुड़ा निर्गुड़ा था, बट सगुणी सॉरी गुणी का भी वो निर्गुड़ा ही बताया गया है, ठीक है, ऐसा बताया गया है। थोड़ा सा तेज चलते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, वाच्य परिवर्तन कुरुतम। अब इसका वाच्य परिवर्तन करना, उत्तमा मानम इच्छन्ति, उत्तम लोग मान सम्मान की इच्छा करते हैं। तो ये जो उत्तमा है बहुवचन में है, तो तृतीया में अगर तो उत्तम ही हो जाएगा, तो उत्तम ही 3 में दिया गया है, तो एक कटा, कम से कम एक तो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब ये जो मानम है, मानम यह किस में जाना चाहिए, तो देखने से तो पूर्णतया लग रहा है कि मानम 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 ही रहेगा, पाठक पाठम ही रहेगा, मानम ही रहेगा। तो मानम मानम 3 में है, तो एक तो वैसा ही कट गया है, मानम मानम मानह ये भी कट गया। अब बी और सी में से कोई एक होगा। उत्तम ही मानम, अब इस्यन्ते या इस्यते, इस्यन्ते या इस्यते, तो प्रश्न संख्या 12 में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या था, यहां पर यहाँ इच्छन्त इसके अनुसार था, बहुवचन में था, लेकिन अब यहाँ पे जब इसमें चला जाता है तो अब ये हो जाता है कर्म पद के हिसाब से, तो अब इस्यते होगा, अब इस्यन्ते नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब मानम के हिसाब से हो जाएगा ना, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार हो जाता है धातु, और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार। तो कर्ता बहुवचन में था तो बहुवचन में था, लेकिन अब यहाँ पे एक वचन में तो एक वचन में हो गया। थोड़ा बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम, स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, थोड़ा बताते चलो, ठीक, हाँ बिल्कुल। हम देखो कुछ इस तरीके से बताते हैं जिस तरीके से रटना ना पड़े, कुछ बुद्धि विवेक का प्रयोग करोगे तो उत्तर अपने आप निकल के चला आएगा। स्वराणाम अभ्यंतर प्रयत्न किम, अब स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, सभी के सभी क्या है, प्रयत्न ही है, लेकिन इस पृष्ठ जो है यह केवल और केवल किसका होता है, स्पर्श वालों का होता है। ईसत स्पृष्ट जो होता है यण प्रत्याहार का होता है ना, स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट, और ईसत विवृत वो होता है सल का। फिर क्या होता है, विवृत तब होता है संवृत। तो विवृत जो होता है सभी स्वरों के लिए होता है, समृत ह्रस्व अवर्णस प्रयोग दशा संवृतम। तो इसको तो लेना नहीं है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, अब सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। थोड़ा सोचते चलोगे पता समझ में आ जाएगा। यह किसके लिए है, स्पर्श व्यंजन के लिए, एक किसके लिए है, ये अंतस्थ के लिए, और ईसत विवृत किसके लिए है, वह सल उष्म के लिए। जो विवृत है ना, विवृतम, तो स्वराणाम विवृतम, स्वरों का विवृत होता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते चलो, समझते चलोगे, अपने आप आता जाएगा। विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, थोड़ा सा कोशिश करो।
थोड़ा सा कोशिश करो, सभी लोग बताते चलो, कहीं गलत हो जा रहा है, थोड़ा सा कोशिश करो, सही आएगा। ध्यान कहीं और होगा। श्रीमान जी हैं कि नहीं है? श्रीमान जी तो नहीं ध्यान ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ध्यान जब श्रीमान जी पे जाता है तब जो है गलत हो जाता है। विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, कहाँ? विद्वान सॉरी संस्कृत अनुवाद कीजिए। विद्वान का सर्वत्र आदर था, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वांस सर्वत्र, विदुषः या विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मतलब अगर आप देखो तो विद्वान है यहाँ विद्वान। अब यहाँ पे ए और डी और दो जो बी और सी है, जो बी और सी है, ये तो सही है नहीं, आप लोग पढ़े होंगे। तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते न, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं ना। क्या होता है? विद्वान यहाँ पे कर्तृ पद में सीधे नहीं लाना है, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, इस तरीके से, तो डी हो जाएगा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, गुरु को नमस्कार है, इसका अगर अनुवाद करोगे तो क्या बनेगा? श्रीमान जी नहीं जानते हैं? श्रीमान जी को जानते हैं? किसके किसके श्रीमान जी हैं, सही बताओ। श्रीमान जी लोग कैसे हैं? गुरु को नमस्कार है का संस्कृत अनुवाद होगा गुरवे नमः, गुरोह नमः, गुरुनाम या गुरु नमः। आप लोग पढ़ेंगे नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा, याद है? अलम्ब सट योगाच, इन सब में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे, गुरोह 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 गुरु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे, तो गुरवे नमः क्या हो जाएगा? गुरवे नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। गुरोह सह आगतः शिष्यः, अब सह के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? तो यहाँ पे गलती है, इसको सही करो। क्या हो जाएगा? सह, सह के योग में क्या लगता है? सूत्र बताओ। सहशाकम सार्धम समम, सहशाकम सार्धम समम तृतीया ना। बहुत सही, गुरुवे लोग जितने बताए थे, बहुत अच्छा। सहशाकम सार्धम समम तृतीया, तो गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु। अब यहाँ पे देखो गुरुणा आ गया ना तृतीया में, सहशाकम सार्धम समम तृतीया, सहशाकम सार्धम समम के योग में तृतीया का तृतीया विभक्ति लगती है, तो एक करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताओ इसको संस्कृत में क्या कहोगे? एक संख्या जरूर आता है, अक्सर करके घूम टहल करके आ ही जाता है पैदल है। हाँ हाँ तो जरूर, लेकिन पता है नहीं है कहाँ है। अच्छा मतलब अभी सीट वैकेंट है, क्या बात है, क्या बात है तो जरूर गजब का है सर, बहुत जो है फास्ट। क्यों? आगे देते हो। प्रश्न संख्या 30, सॉरी प्रश्न संख्या 17, 30 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो क्या कहोगे? त्रिंशत। क्या कहोगे? त्रिंशत। ठीक है, आगे देखते हैं, जल्दी खोज निकालो कहाँ है। व्यतिरेको विशेषस्योदुपमानोपमेयो इति कस्य लक्षणम। अभी देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अब बताओ कि यह किसका लक्षण है? एक क्वेश्चन है, क्षमता एक सेकंड, यह किसका लक्षण है? अब लक्षण बताओ किसका है, जल्दी बताओ। ओम श्री राम जय राम, क्षम्यता, जय जय राम, ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। व्यतिरेको विशेष्यद्युपमानोपमेयो शैला इवोन्नता सन्तु किं प्रकृति कोमलाः। अलंकार विशेष है ना, क्या? न पति व्यतिरेकेण सुस्त्रीणाम परागति। कुछ समझ में आया? कोई बता दे कि यह किसके अर्थ में होता है और
कहां से लाया गया है? हाँ, कहां से लाया गया है? एक लाइन हमको याद आ रहा है इससे संबंधित, हम सोच रहे हैं कि वह लाइन बता दें, लेकिन अगर जो लोग कहें तभी। यह है व्यतिरेको विशेष्यद्युपमानोपमेयो शैला इवोन्नता संतः किम प्रकृति कोमला इति। तो यह इसका संबंध यह कहाँ है, पूरा लंबा चौड़ा इसका एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। फिलहाल आप सभी लोग इसका, अगर जो लोग उत्तर जान रहे हैं, यह पेपर 2 के लेवल में पूछा सकता है, तो ध्यान देना यह व्यतिरेक का है। क्या है? व्यतिरेक, व्यतिरेक का। ठीक, किसका है? व्यतिरेक का। किसका? व्यतिरेक का। व्यतिरेक अलंकार होता है संस्कृत में। ठीक, पक्षांतरे तु निरुक्त धातुत्वस्य गौणवत्वम प्रसिद्धमेवेति व्यतिरेको अलंकारः। व्यतिरेक अलंकार विशेष क्या? उपमेय, उपमान, ये दोनों आते हैं। जैसे यहाँ पे बात किया है शैला इवोन्नताः सन्तः, शैला इवोन्नताः सन्तः किम प्रकृति कोमला। बहुत पुरानी किताब में एक बार मैं पढ़ा था, अलंकार बहुत सारा इसमें बताया गया है, जिसकी वजह से अलंकार को समझना थोड़ा मतलब जो संस्कृत नहीं पढ़े उनको समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। नहीं तो बड़ा लंबा चौड़ा अलंकार संस्कृत में चलते हैं, 100-125 अलंकार जो है इसमें। राजेशः 7:30 सुबह में ना स्नान आदिकम करोति, स्नान आदि करते हैं। इसमें बताओ क्या बनेगा? इसमें बताओ क्या बनेगा? इसका ट्रिक ज्यादा नहीं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं अगर इसका जो है बताता तो बताता। हालांकि श्री मच्छंकर दिग्विजय का एक पुस्तक उसमें छपी थी, उसका एक उसमें था लाइन, उसी में था यह। मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ा था तो मैं सोचा इतना टफ कैसे ये लोग पूछ देते हैं, जबकि इतना टफ नहीं पूछना चाहिए। कहीं कहीं आया है तो अब क्या करोगे? कहीं कहीं आया है ऐसा तो क्या करोगे? ठीक, तो बहुत सारे अलंकार हैं। पहले तो ऐसे ऐसे छपाई वाले प्रिंट वाले आ जाते हैं ना, कि उसको पढ़ना समझना बड़ा कठिन हो जाता है। मतलब जैसे लगेगा कि क्या छपा है पहले का, और जो अब का छप करके आ रहा है वो तो बहुत ही अच्छा छप के आ रहा है। अब तो समझ में आता है कि हाँ इसको यह है, इसका यह है। हाँ, अब तो आता समझ नहीं, पहले तो एकदम नहीं समझ में आता था कि कैसे होगा, कैसे किस तरीके से आएगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम रात भर जो है थक करके आए हैं बहुत। एक लोग के मतलब शादी विवाह में चले गए थे, और इसलिए जो है बहुत थके हैं और लुंज पुंज पड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा नहीं लगाए हैं। सप्तवादने नहीं, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादने। ध्यान देना वादने होता है। ठीक, तो वादनम नहीं, ये भी था उसमें लेकिन वो नहीं होगा, सर्वे तो ऐसे ही कट गया। सी वाले को आप करेक्ट मानो यहाँ से। ठीक, वादने वादनम करके आता है, कई बार वादने वाला सही होता है। मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबद्ध केन सह अस्ति। आप लोगों को मेरी आवाज सुनकर करके पता चल रहा होगा कि थोड़ा सुस्त हैं, पूरे तरीके सो नहीं पाए हैं। मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंध केन सह अस्ति, किसके साथ है? मुख्यतः भाषा शिक्षण का संबंध किसके साथ है? हम सोचते हैं कि अलंकार वगैरह पे विस्तृत क्लास लें, लेकिन वो उसके लोग बच्चों मतलब उसके पढ़ने वाले नहीं है बहुत। ठीक, वो महाविद्यालय वगैरह में कहीं रहो तो वहीं पढ़ाओ, और कहीं पढ़ने वाले ऐसे लोग नहीं है। भाषा शिक्षा का संबंध किससे होता है? ज्ञानात्मक, अनुभवात्मक, मनोक्रियात्मक, संसाधन। ज्ञानात्मक से लो, ज्ञानात्मक से बनाओ। ठीक, ज्ञानात्मक, अनुभवात्मक भी आता है, लेकिन शिक्षण का जो कार्य होता है वो ज्ञानात्मक पक्ष से लिया जा रहा है। संस्कृत भाषा अधिगमाय सर्व कौशलेषु अभ्यास संभव है। अब चल रहा है मैथमेटिक्स वाली भी क्लास जो है थोड़ी, उसको भी रेडी करेंगे, उसको भी देना जरूरी है। अब मैथमेटिक्स वाले पे भी काम सब होगा। ठीक है, अच्छा बिंदास आ रही? नहीं, इतना बिंदास नहीं आ रही, थोड़ा थके हैं। संस्कृत भाषा अधिगमाय सर्व कौशलेषु अभ्यास संभव। संस्कृत भाषा अधिगम के लिए सभी कौशलों भाषा जो सभी कौशलों का भाषा सॉरी अभ्यास संभव है। सभी कौशलों में जो है भाषा अभ्यास संभव है। रुक जाओ, अच्छा हम देखने दिखाने का प्रयत्न करते हैं, थोड़ा जो है एडजस्ट करें। ठंड भी लग रही थी हमको बहुत तेज। तो जल्दी ही प्रकट हो रहे हैं।
संस्कृत भाषा अधिगमाय, संस्कृत भाषा अधिगम के लिए सर्व कौशलेषु, सभी कौशलों का अभ्यास संभव है। मतलब सभी कौशल मतलब श्रवण, भाषण, पठन, लेखन का अभ्यास निम्नलिखित में से किसके माध्यम से या किसके द्वारा संभव है कि हम सभी चीजों का जो है अभ्यास कर सकें। इसमें से बताओ। संगणकेन माने कंप्यूटर से, या चलचित्र से, या दूरदर्शन से, या फिर पुस्तक से। तो किससे संभव है? आपको पता है कि जो कंप्यूटरवा है अपना ना, कंप्यूटर, ये बहुत काम का है। क्या है? ये बहुत काम का है। इससे हर तरीके का संभव है। लीजिए भाई, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, चलो पढ़ते पढ़ाते बदल लिए स्वरूप। नारायण, अब ऐसे ही रहेंगे, अभी पढ़ते रहो। आदर्श वाचन से प्रयोजनम मस्ति, आदर्श वाचन का प्रयोजन है श्रुत लेखनम, उच्चारण शिक्षणम, त्रुटि संशोधनम या काठिन्य निवारणम। जो आदर्श वाचन है उसका प्रयोजन क्यों? आदर्श, जब गुरुजी लोग बोलते हैं तो आदर्श रूप से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? वो आदर्श तरीके से बोलते हैं गुरुजी लोग। इनकी जो बात है इनको कहा जाता है कि नहीं, ये आदर्श तरीके से बोलेंगे और भले सो तुतलाएं लेकिन वो आदर्श कहे जाएंगे। ठीक है। कहाँ एक्सीडेंट हो जा रहा है जी? चलिए चलिए, प्रश्न संख्या जो 22 है, इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे? आदर्श वाचन का प्रयोजन किससे होता है? उच्चारण शिक्षण से। किससे? उच्चारण शिक्षण से। वो उच्चारण सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, यह होता है इसका। दंडान्वय विधौ दंडः कस्य सूचकः। जो दंड अन्वय, दो अन्वय विधि होती है, एक होता है दंड अन्वय विधि, एक पूरा का पूरा पद होता है ना, पद अन्वय विधि। तो यह जो इसमें जो दंड अन्वय विधि होता है, माने एक दंड का अन्वय किया जाता है। तो दंड मतलब क्या? डंडा, या फिर वाक्य या शब्द या अर्थ, किस इसका क्या मतलब होता है? दंड। आप लोग पढ़े होंगे दंड का क्या अर्थ होता है, जल्दी से बताएं। दंडान्वय विधि में दंडः कस्य सूचकः, दंड का क्या क्या मतलब है इसका? एक होता है ना, एक पूरा क्या बोलते हैं उसको, पूरी लाइन कर लेते हैं। दंड मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक वाक्य होता है। क्या होता है? एक वाक्य होता है, डंडा नहीं होता है। हम जानते थे, कहोगे डंडा, लघुड़स्य वगैरह कुछ नहीं, वाक्य से क्या होता है? वाक्य से। एक वाक्य को एक दंड बोलते हैं। ठीक है। अब समय के लिए जो ज्योतिष वगैरह का शास्त्र होता है ना, वो उसमें बोलते हैं कि एक दिन में 24 दंड होते हैं। मतलब वहां पे जो दंड है ना, वहां पे जो दंड है, ऐसे नहीं लिखते हैं वहां पे ऐसे लिखा जाता है, अक्सर के देखे हैं। फिलहाल ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाए तो सही है। तो जो दंड है वहां पे दंड जो है समय का सूचक हो जाता है। ठीक, 24 दंड होता है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त, सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक, सूर्योदय से सूर्योदय उसमें जो है समय काउंट किया जाता है। और वहीं पे हम लोग पढ़ते थे कला वगैरह, हालांकि वो तो और भी जो पद्धति है मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो जो लोग वो जानते होंगे। छात्र ही न क्रियते, छात्रों द्वारा नहीं किया जाता क्या? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, सामूहिक वाचन। अब बताओ इसमें छात्र क्या नहीं करेगा? छात्र क्या नहीं करेगा ना? तो छात्र जो है आदर्श वाचन नहीं करेगा, छात्र अनुकरण करेगा, छात्र सुन सुन करके बोलेगा, छात्र मौन वाचन कर सकता है, छात्र सामूहिक वाचन भी कर सकता है, छात्र जो है आदर्श वाचन नहीं करेगा। ठीक, संस्कृत उसको नहीं आएगा जो लोग पाखंडी होंगे, जो लोग नहीं बोलेंगे, जो लोग उच्चारण नहीं करेंगे, जिनका विश्वास नहीं होगा संस्कृत के प्रति, तब तक वह जो है उनको संस्कृत नहीं आएगा। वो अंग्रेजी या फिर अपना उर्दू या फिर अपने गांव की जो है ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर करके जो बोलते होंगे अपना बोलते रहे। कस्मिन कौशले वर्तनी अधिकम महत्वम दीयते, किस कौशल में वर्तनी का अधिक महत्व है, अर्थात वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है। किस कौशल में? वर्तनी का। वर्तनी आप लोग क्या होता होगा, आप लोग जानते होगे तो बिल्कुल कह सकते हो। जैसे अगर हम लिख दे बटन, और ये जो शुद्ध होता है बटन, तो लिखते वक्त में हालांकि बोलते वक्त भी होना चाहिए, लेकिन बोलने से अच्छा लिखते वक्त में ध्यान देना कि लिख दोगे गलत तो लोग आगे वो सब गलतियां पढ़ेंगे। हाँ, खंड अन्वय विधि, देखो अभी के साथ शुद्ध बताएं। खंड अन्वय विधि होता है जैसे एक खंड ले लिए। खंड का मतलब क्या होता है ना, होता है खंड खंड कर करके तोड़ करके बताया जाए।
तो एक जो खंड होता है, खंड में आपका गद्य खंड भी हो सकता है, पद्य खंड भी हो सकता है, माने वो 2-3 लाइन भी हो सकती हैं, उसको मिला करके अन्वय करें। और एक केवल दंड में एक लाइन का अन्वय किया था। अन्वय का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक में आगे पीछे शब्दों को लगाया रहता है, ठीक। अब हमको अर्थ करने के लिए उसको क्या करते हैं, एक लाइन में या उसको फिर से तोड़ कर करके रखते हैं। जैसे आप किसी भी श्लोक का अन्वय जब आप करोगे, जब कर दो, जैसे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो हम इस श्लोक को समझने के लिए क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर से एक दूसरे क्रम में रखते हैं, जिसमें से सीधे सीधे उसका अर्थ आ जाता है। कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। वहां पे बताया जा रहा है कैसे, अभिवादनशील से चत्वारि बध्यन्ते, तस किसकी, जिस जो पूजा करेगा, जो करेगा, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, आयु विद्या, उसको आगे पीछे तोड़ करके जब सीधे वाक्य को बनाते हैं सेट तरीके से, वो एक होता है फिक्स अन्वय कोई कर दे, एक होता है कि उसको अपनी भाषा में बनाने के लिए जो है आगे पीछे करके जिस तरीके से वो सेट हो जाए, जिसमें हम लोग उसको फिर से रीअरेंज करते हैं, वही होता है उसका अन्वय। किसी श्लोक का एग्जैक्ट अन्वय क्या होगा, एग्जैक्ट अन्वय जो किताबों में लिख कर करके आता है, अभी मैं बता देता हूं, रुक जाइए मैं इसी का बताता हूं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसी को, इसका भी आप खोज सकते हो, ठीक। जैसे अगर इसका अन्वय मिल जाए तो अभी हम तुरंत आपको बता देते हैं। हिंदी में तो हम लोग करते हैं, उसी को संस्कृत बोलना होता है ना। एक सेकेंड, एग्जैक्टली क्योंकि पहले तो हम लोग रट लेते थे, रटना नहीं होता है, उसको बोलते वक्त में अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। अभिवादनशील से अभिवादन करने का, जिसका स्वभाव, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविनः आयु विद्या तस्य आयु विद्या यशः बलम चत्वारि वर्धन्ते। यह क्या हो गया उसका अन्वय। अभिवादनशील से मतलब क्या हो गया, अभिवादन करने का, जिसका स्वभाव, और इतना माने उतने में ही इतना हम लोग कर लेते हैं। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविनः विद्या वा आयु विद्या यशः बलम चत्वारि वर्धन्ते। इस तरीके से वो क्रम में तोड़ करके लिखते हैं, और फिर उसका यहाँ पे अर्थ हम लोग निकालते हैं कि जो सदा नम्र सुशील विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, उसका आयु विद्या कीर्ति और बल ये सब बढ़ते हैं। अलग अलग विद्वान जन अलग अलग तरीके से इसको ब्रेक करते हैं। ऐसा हम कई जगहों पे देखे हैं कि इसका एक ही तरीके का अन्वय नहीं होता है, ठीक। हमको समझ नहीं आता है, नेटवर्क पे जल्दी हमको मिलता नहीं है, इसलिए कुछ चीजों को जो है, कुछ शब्दावली जो है मिल जाए तो तुरंत बोल देते हैं, लेकिन मिल नहीं पाता है। एग्जैक्टली उस लाइन पे मिले तो ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ध्यान देना, यह पठन नहीं लेखन कौशल मान्य होगा इस तरीके से, क्योंकि वो अलग अलग, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बोल देंगे। और एक ये कहो कि जो उसकी हिंदी होती है उसी को संस्कृत में ट्रांसलेट करके गद्य बना दो, वही हो गया अन्वय। लेकिन वो अन्वय हम लोग जब प्राथमिक पढ़ते थे या मिडिल में पढ़ते थे, हमको याद है कि वो एक एक शब्द को तोड़ कर करके उसके सिनोनिम्स टाइप का लेकर के उसी को भी लेकर करके एग्जैक्टली सेट किया जाता था। तो पहले तो रट लेते थे, और जो चीज रटा रहे वो चीज भूल जाता है। और अभी बताते वक्त में तो संस्कृति बोल दो, पूरा हो गया। निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूपः अस्ति, निम्नलिखित में न अस्ति, निम्नलिखित में जो निम्न से बताइए कि अनुवाद नहीं है। गूगल करोगे ना तो जल्दी जल्दी मिलता नहीं है, गूगल करो, देखते हैं। अच्छा रुक जाओ, ट्राई मारते हैं। ये आ गया ना, देखो इसमें मिलता है अन्वय। इसी में बोल रहे थे कि अन्वय हो जाता, तो अन्वय नहीं आ रहा, रुक जाओ, अन्वय
अन्वय टेक्स्ट जल्दी मिलता नहीं हमको, बहुत परेशान हो जाते हैं। ये सब चीजें जो है जब समय रहे तब आप वही खोजो। देखो बस छोटा छोटा कर करके आ जा रहा है, बस हिंदी आ रही है, पता नहीं क्या क्या है। वो सब पढ़ते पढ़ाते जब उसी पर रहे तब सही रहे। फिलहाल छोड़ो हटाओ, अपने चलते हम लोग यहाँ पर। निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूपः नास्ति। निम्नलिखित में जो इसका अनुवाद है बताओ कौन सा नहीं। निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूपः नास्ति, अनुवाद का रूप नहीं है। अक्षरशः अनुवाद, सग्रंथानुवाद, छाया अनुवाद, तथ्यानुवाद। देखो छाया अनुवाद अर्थात जो होता है ना कि पूरे सारांश का अनुवाद करना। जैसे अगर हम कहें कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है तो वहां पे हम सर्कल नहीं खिलाएंगे, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, ऐसा नहीं लेंगे। तथ्यों का अनुवाद सग्रंथन और अक्षरशः। देखो अनुवाद जब आप करते हो तो ये अलग अलग टाइप का, जैसे एक एक शब्द का एक एक शब्द का एक एक शब्द का एक एक शब्द का अनुवाद कर दो, इससे बहुत बेहतरीन अर्थ नहीं मिलेगा। दूसरे भाषा में ट्रांसलेट तो हो जाएगा लेकिन बहुत अच्छा अर्थ नहीं मिल पाता है। इसको बोलते हैं अक्षरशः अनुवाद। छाया अनुवाद मतलब क्या होता है कि वही सारांश का अनुवाद करना, वो कहना क्या चाहते हैं उसको दूसरी भाषा में कह देना, यह छाया अनुवाद है। तथ्यानुवाद जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं केवल उसी का अनुवाद करना क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, तथ्यानुवाद हो जाता है। तो इसमें जो सग्रंथ अनुवाद है यह अनुवाद नहीं कहा जाता है, ग्रंथ के साथ अनुवाद। तो कुल मिला करके ये तीनों अनुवाद माने जाते हैं, आए भी हैं। व्याकरण से पाठ योजनायाम महत्व दीयते। व्याकरण पाठ योजना का महत्व दिया जाता है आदर्श वाचन में, आत्मीकरण, प्रयोगम, अभ्यासम च, या फिर अभिनयम। व्याकरण पाठ योजना का पूछा जा रहा है, इसका आप लोग जरूर बताना। थोड़ा कमेंट देख लेते हैं पढ़ाते वक्त में। जोकर जी अब यहाँ पे खोज रहे, नहीं मिल रहा तो क्या है, एकदम शुरू से संस्कृत। अच्छा जोकर भी आ गए क्या? सबको आती है, बस जब श्लोक पढ़ाने लगते हैं तब पटापट अंग्रेजी संस्कृत उसी में बनता है। ठीक, जब जो चीज पढ़ाते रहो उसी में, या तो पेडागॉजी या तो यही, या तो ग्रामर के समय कोई कहे कि हमसे साहित्य पूछे तो फिर दिमाग खिसकने लगता है। मतलब अगर हम पढ़ा रहे हैं कैलकुलस मैथमेटिक्स में, सपोज करो आप लोग मैथमेटिक्स कैलकुलस पढ़ रहे हो और कोई बच्चा उसी समय हमसे कह रहा है रेखा गणित में सर कोऑर्डिनेट वाले में जब यह पैराबोला इसको कट कर रहा है तो यहाँ पे इसके टेंजेंट का इक्वेशन बताइए क्या होगा। अब हमारा दिमाग अभी कैलकुलस पे चल रहा है, अभी हम यहाँ साइन कास और ये इंटीग्रल डिफरेंशियल कर रहे हैं, तब तक कोई हमको घुसा रहा है यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट में भी मान लो एक तरीके का हो जाता है, कोई डायनेमिक्स में लगा उठा ले गया हमको, तब तो दिमाग नहीं सेट खाता है। अब जब डायनेमिक्स करो तो डायनेमिक्स करो, मिक्स टाइप मत करो। प्रश्न संख्या 27, आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगम अभ्यासम च, प्रयोग और अभ्यास ना। प्रयोग और अभ्यास में व्याकरण पाठ योजना का महत्व होता है बहुत, वाचन वगैरह में, अभिनय वगैरह में इतना ज्यादा नहीं। पद्य पाठ योजनायाम कीदृशः प्रश्नाः न भवन्ति। एक तो बात जो है बहुत थका सा है, आंख एकदम थकी है और थोड़ा थकान ज्यादा है लग रहा है। सौंदर्यानुभूति प्रश्नाः, केंद्रीय भावस्य प्रश्नाः, तुलनात्मक प्रश्नाः, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नाः। इसमें से बताओ आप प्रश्न संख्या 28 उत्तर क्या बनेगा? किस टाइप के प्रश्न नहीं होते हैं पद्य पाठ योजना में? सौंदर्यानुभूति प्रश्न, केंद्रीय भावस्य प्रश्न, तुलनात्मक, विचार विश्लेषणात्मक। हालांकि विचार विश्लेषणात्मक होता है लेकिन इतना बहुत अंत में चल करके होता है। ये तीनों जल्दी जल्दी मिल जाएगा। सौंदर्य से अनुभूति या केंद्रीय सेंट्रल आइडियाज जो होते हैं आप लोग पढ़े होंगे। तुलनात्मक वाला जो है ना, यह वास्तव में अगर पकड़ाता है तो तुलनात्मक वाला थोड़ा बाद में आता है, क्योंकि तुलनात्मक गद्य में ज्यादा होता है। विचार विश्लेषण तुलनात्मक, इन दोनों में से कोई एक छांटने को बोल रहे हैं, ये दो तो पक्का है। जो जैसे आओगे पद्य पाठ, गद्य में ज्यादा आप तुलना कर सकते हो, या ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो तुलना है ना, या जैसे होता नहीं, एक श्लोक अभी याद आया था जो अभी आज ही आप लोग पढ़े हो श्लोक। वो श्लोक कौन था, क्या था? एक श्लोक था ना अभी बीच में, पीछे कौन सा था? अधमाह धनमिच्छन्ति और धनमानंच मध्यमाः उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। तो तीन व्यक्तियों, तीन प्रकार के मानवों का तुलना यहाँ पे कर दिया गया। इसका मतलब तुलनात्मक अभी पद में आ रहा है। ये वाला ले लो, विचार विश्लेषण को लास्ट में रखो,
इसी डी वाले को कहो कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न नहीं बन पाते हैं। तुलनात्मक बताओ कि तुलनात्मक को ले ही लो। ठीक, चलो आगे देखते हैं। उसमें 3 तुलना किया गया था, क्वेश्चन पूछा जा सकता था उसमें पद्य में। नाटक शिक्षण से आदर्श नाट्य विधि अनुसारण। कभी कभी ऐसा ऑप्शन दे देता है जिसमें लगता है ये भी तो है, इसमें भी तो करवा सकते हैं, इससे भी करवा सकते हो। कंप्यूटर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कुछ भी करवा सकते हो। हाँ, विचार विश्लेषण वाला आपका सही था उसमें। आगे देखो, नाटक शिक्षण से आदर्श नाट्य विधि अनुसारेण। नाटक शिक्षण का आदर्श विधि, आदर्श नाट्य विधि अनुसार से क्या? अध्यापक वाण्या माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनयं करोति। प्रश्न, अध्यापक पात्राणां चरित्रं पाठगत भावानां च विशेषणं करोति। रंगमंचे नाटकं विधिपूर्वकम् अभिनीतः क्रियते। कक्षायाम एवं न छात्र ही नाटकस्य अभिनयः क्रियते। नाटक शिक्षण का आदर्श नाट्य विधि में के अनुसार है। आदर्श नाट्य विधि, आदर्श वाचन, आदर्श नाट्य। अगर ये दोनों, अगर आदर्श वाचन समझ रहे होगे तो आदर्श नाट्य आप बिल्कुल समझ लोगे क्या होता है। ध्यान देना, आदर्श वाचन शिक्षक करता है, ठीक उसी तरीके से आदर्श नाटक जो होता है ना, वो भी क्या होता है, शिक्षक ही करता है। शिक्षक ही राम जी बनेगा, बन करके बताएगा। शिक्षक ही रावण भी बनेगा, बन के बताएगा। बच्चा धीरे धीरे फिर कोशिश करेगा, फिर अपना उसमें बुद्धि लगाएगा, फिर करेगा। अर्थात अध्यापकः वाण्याः माध्यमेन एकम प्रकारेण अभिनयम करो। अब वाणी के माध्यम से एक प्रकार का अभिनय करते हैं। अब यहाँ प्रश्न या ऐसा कुछ, ये वाली लाइन जो है प्रश्न नहीं, प्रश्न ही यहाँ पर प्रश्नों के लिए या प्रश्नों के द्वारा नहीं, यहाँ पे है अध्यापक वाणी के माध्यम से, मतलब वो कहेगा हर चीज, हर पात्र के बारे में जिसमें भाई बच्चे को दिक्कत आएगी वो कर करके बताएगा कि ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे करो, तो वो आदर्श हो जाता है। आदर्श वाचन और आदर्श नाट्य, ये दोनों आप समझ जाओगे, काम बन जाएगा। आदर्श वाला शब्द टीचर के लिए हमेशा अप्लाई होता है, और जो अनुकरण वाला होता है बच्चे के लिए। अर्थ ग्रहणार्थम सर्वाधिकम उपयुक्तम पठनम भवति। अर्थ ग्रहण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पठन होता है कब, बताओ। नारायण श्री हरि। अर्थ ग्रहण करने के लिए सही तरीके का क्या करोगे? सभी लोग कहां कहां से जुड़े हो एक बार जरूर कमेंट करके बताना। और आप सभी लोग लाइक ना किए हो तो लाइक भी कर दें। 30 क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करवाया हूं, कल से कुछ ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। कल से कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन सोच रहे हैं जोड़ने के लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब क्या है? अब शायद 2 बजे से क्लास है अपने इसी वाले क्लास पर, इसी लिंक इस पर हो सकता है 2 बजे से नेक्स्ट सब्जेक्ट की क्लास हो, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कोई समय सेट करेंगे जिसमें आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन देंगे। जी नमस्ते, नमस्तुभ्यम, कैसे हैं आप? मैथमेटिक्स सर क्लास है क्या? सौरभ सर हमारे साथ जुड़े हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ सर हमारे साथ जुड़े हैं। मौन पठनम, मैथमेटिक्स की क्लास है क्या सर? जरूर बताइएगा। हाँ, वाराणसी क्या हुआ सौरभ सर? वाराणसी क्या कर रहे हैं? अच्छा, वाराणसी से हैं। अच्छा, आगरा। अच्छा, लोग जगह बताने लगे, हम ध्यान नहीं दिए। अभी एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार सबका नाम पढ़ लें। बहुत सही, गोरखपुर से, आप वाराणसी से हैं। आगरा वाले हो गए, मेरठ, बिहार, आगरा से। अच्छा, आज नहीं है, आज बहुत थके हैं। प्रयागराज से जोकर जी आए हैं जी, नमस्तुभ्यम। ये मिर्जापुर से कौन है? मिर्जापुर में कहाँ से हैं आप? अच्छा, आगरा वाले जी, नमस्तुभ्यम, आगरा। नमस्ते सर। प्रयागराज, अच्छा। आज सर हम थोड़ा थके हैं, नहीं तो आज हम क्लास बढ़ा के ले ही लेते हैं। और पहले पता होता तो मैं इस पे जो है PDF अटैच कर लेता। बहुत सही। आज पता नहीं था ना, मैं PDF ऐड करके आता। आगरा से आप हैं, बहुत सही। अंबेडकर नगर से आप हैं, कल्याण मस्तो। MP से हैं, बिहार से हैं। डिस्ट्रिक्ट के साथ बताइए, डिस्ट्रिक्ट भी पता हो गया। बिहार, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, सबके लगभग डिस्ट्रिक्ट अब माइंड पे आ गए हैं। बिहार से हैं, बहुत सही, बहुत अच्छा। कोई और जो है लास्ट में बता दे, एक बार मैं जान लूं। विंध्याचल से हैं, विंध्याचल से ही है या फिर और आसपास से? कहाँ से? नगरी, लहुरी काशी से हैं। लहुरी काशी मतलब गाजीपुर? नहीं, लहुरी काशी बोलते हैं कि और कुछ? जी नमस्ते भैया।
अंबेडकर नगर से, गाजियाबाद में अंबेडकर नगर है उसमें अच्छा है। करंट में वाराणसी, वाराणसी में भी कहाँ कुछ नहीं है, आसपास पता है, आप हमारे ही आसपास में हैं तो इसलिए पूछ रहे थे। मुजफ्फरपुर से, मऊ से हैं, बहुत अच्छा, सभी लोग बताए नहीं। उत्तर प्रदेश बाराबंकी से, बहुत अच्छा, सभी लोग बताने चाहते हैं शायद गुरुजी धम्म पढ़े आके, उन्नाव वाले हैं, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। तो आज का अब सेशन इसी पे हम रखेंगे। आज का हम सेशन इसी पर हम अब आज फिनिश करेंगे। कल समय से आइए, कल से कुछ क्वेश्चन और बढ़ाएंगे। कुछ हम सोच रहे हैं कि कुछ जो एक्स्ट्रा पैरागॉजी जो स्टैटिकल टाइप क्वेश्चन है उसको आप लोग जरूर कर लो हमारे साथ, क्योंकि जो सामान्य पैरागॉजी है वो तो आप लोग कर निकलोगे, इतना प्रैक्टिस हुई है कि वो सामान्य वाला जो सीटेट में आता है वो तो कर लोगे। उसमें जो स्टैटिकल टाइप का, जैसे यह विधि कौन कौन दिया था, या इस विधि में यह विधि किससे संबंधित है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करके आता है, तो उसमें थोड़ी सी वो वाले क्वेश्चन कुछ कर लो। कल से जो है 20-20 क्वेश्चन जो है लास्ट में अटैच करके लाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन कल से अटैच करके लाएंगे, उसको करवाएंगे। आज पहले सोएंगे, आज या कल सोएंगे पहले, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं, सभी लोग अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। सेंटर बताना, टेलीग्राम पे सौरभ सर है नीचे, आप नंबर चल रहा है उस पर आप जाके संपर्क कर लेना, सबको बता देंगे। ऐसे क्या होगा, वाराणसी में जो भी आप डालोगे गूगल पे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।